हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू एच वर्ल्डली। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। उसके सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लिया है। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को हिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। हमारा जो आकाश है वो छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले डिम होते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। If you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अगर हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कुछ टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। या फिर दो चमकदार वस्तुओं में टिमटिमाहट अलग टाइप की होती है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. देखिए, इन चमकदार वस्तुओं के साथ हमें ज्यादातर दिनों में चांद भी दिखता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देख सकते हैं। It it may, however, appears at different times, in different shapes and at different positions. जो हमारा चांद है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दिख सकता है या फिर डिफरेंट पोजीशन पे भी दिख सकता है। देखिए, कभी न्यू मून एकदम दिखेगा, कभी फुल मून हमें दिख सकता है। तो ऐसे करके हमें डिफरेंट शेप्स भी देखने को मिलते हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे भी देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। देखिए, जो फुल मून है यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है वो मंथ में, मतलब महीने में एक बार आती है, और इसको फुल मून नाइट कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल, मतलब 15 दिनों बाद हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट। देखिए, जो 15 दिन बाद का जो समय है जिस जहां पे हमको चांद नहीं दिखाई देता, वो न्यू मून नाइट होता है या फिर उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। और इस दिन हमें रात का जो आकाश होता है वो बहुत ही अच्छे से दिखता है। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. देखिए, सूरज हमारा इतना तेज प्रकाश करता है कि उसकी वजह से ये जितने भी रात के वक्त जो चमकीले वस्तुएं रहती हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. देखिए, जो हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, और दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो चमकते हैं नाइट स्काई में रात के टाइम में, उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या फिर खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं।
सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैस के बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। देखिए, इनके पास खुद की हीट होती है, मतलब ऊष्मा होती है, और प्रकाश होता है, मतलब लाइट होता है, और इसको ये एमिट करते हैं, मतलब उत्सर्जित करते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है या स्टार कहा जाता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। द सन इज ए स्टार। सूर्य भी एक तारा है। देखिए, जो खगोलीय पिंड है वो बहुत ही बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास खुद की हीट होती है और लाइट होती है जिसको कि ये लोग एमिट करते हैं। इसलिए हम लोग को सूर्य की गर्मी भी महसूस होती है और प्रकाश मतलब लाइट भी दिखता है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि द सन इज ए स्टार। चलिए अब आगे चलते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। देखिए, रात के समय में जो हमें ये चमकीले जो तारे दिखते हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारे सूर्य की तरह। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। मतलब कि इनके पास अपनी हीट है, इनके पास अपनी लाइट है, मतलब प्रकाश है, और ये गैस के बने होते हैं, और ये बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, मतलब हॉट होते हैं, और ये अपनी हीट और लाइट को एमिट भी करते हैं, उत्सर्जित भी करते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। देखिए, इनके पास जो ये अपनी हीट होती है और लाइट होती है ये हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, और इसी वजह से ये बहुत ही छोटे दिखते हैं, मतलब टाइनी दिखते हैं। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. देखिए, अगर रात में आप आसमान को देखते हैं तो तारों के विभिन्न ग्रुप्स के द्वारा, समूहों के द्वारा डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट शेप्स बने हुए आप देख सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इन्हें ही हम कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं या फिर नक्षत्र मंडल के नाम से। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। देखिए, जो अर्सा मेजर है या फिर बिग बियर है ये एक कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, ये सबसे जल्दी पहचान में आता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, और इसे ही हम लोग सप्त सेवन ऋषि सेजेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सप्त ऋषि को हम लोग सप्त सात या ऋषि संत के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जो सप्तऋषि है इस कॉन्स्टलेशन में टोटल 7 तारे हैं, और ये ग्रुप फॉर्म करता है जो कि अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही पार्ट है। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था कि जो लोग होते थे रात में जब वो ट्रैवल करते थे तो डायरेक्शंस को वो कैसे पहचानते थे? तारों की मदद से। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, जो नॉर्थ स्टार है या उत्तरी तारा है उस वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे हम लोग ध्रुव तारे या फिर पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही जगह पे, एक ही पोजिशन पे आसमान में रहता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है।
वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। देखिए, अगर हमें ध्रुव तारे का पोजीशन जानना हो तो वो हम लोग सप्तऋषि की मदद से कर सकते हैं, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की मदद से कर सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी हीट होती है, मतलब अपनी खुद की ऊष्मा होती है, और लाइट भी होती है, मतलब उनके पास खुद का प्रकाश भी होता है। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी हीट भी नहीं होती और अपना प्रकाश भी नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। इनमें जो प्रकाश होता है वो दूसरे तारों की वजह से होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसे खगोलीय पिंडों को प्लैनेट कहा जाता है या फिर ग्रह कहा जाता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। ये जो प्लैनेट शब्द है ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई से, और जिसका की मतलब होता है वॉन्डरर्स, मतलब चारों ओर घूमने वाला। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। जो अर्थ के पास जो हीट है या फिर लाइट है, जो ऊष्मा है और जो प्रकाश है, वो उसको सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा मिलता है, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। देखिए, अगर हम लोग ग्रेटर डिस्टेंस से अपने ग्रह को देखें, मतलब अर्थ को देखें, मान लीजिए हम लोग चांद पे गए और चांद से अपने ग्रह को देख रहे हैं, तो वो हमें शाइनिंग मतलब चमकता हुआ नजर आएगा, जैसे कि हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है। पृथ्वी को बहुत दूरी, अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। देखिए, जो हम चांद को आसमान में देखते हैं वो एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये अर्थ के चारों ओर घूमता है। ये अगर हमारा पृथ्वी है तो मून जो है चारों ओर पृथ्वी के रोटेट करता है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखिए, हमारे पृथ्वी की तरह ही ऐसे 7 और प्लैनेट्स हैं, मतलब ग्रह हैं, जिनको की अपनी ऊष्मा और जो प्रकाश है सूर्य के द्वारा ही मिलती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे डायग्राम है सोलर सिस्टम का। ये रहा हमारा सूर्य और ये रहे प्लैनेट्स जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पास में जो है सूर्य के वो है मरकरी, मतलब बुध, फिर आता है विनस मतलब शुक्र, फिर अर्थ मतलब पृथ्वी, फिर मार्स मतलब मंगल, फिर जुपिटर बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, फिर आता है सैटर्न शनि, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। और ये जो आप व्हाइट लाइंस देख रहे हैं इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। ये फिक्स होते हैं और इसी पाथ पे, मतलब इन्हीं ऑर्बिट्स पे प्लैनेट्स अपना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दी सोलर सिस्टम, सौर मंडल, दी सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। देखिए, जो सूर्य है, ये जो 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, और कुछ दूसरे खगोलीय पिंड जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए या फिर मीटियोराइड्स हो गए, इन सबसे हमारा सोलर सिस्टम बनता है।
सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स कहते हैं और उल्का पिंड को हम लोग मीटियोराइट्स के नाम से जानते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। इसे हम लोग सौर परिवार का या फिर सोलर फैमिली का नाम देते हैं, जिसमें कि सन हेड है या फिर मुखिया है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। पिछले डायग्राम में देखिए, ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। द सन, सूर्य। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए वहां पे उस डायग्राम में तो हमें कॉर्नर पे सूर्य को दिखाया गया था, लेकिन सन जो है सेंटर पे होता है और इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स पे प्लैनेट्स इसके अराउंड रोटेट करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो हमारा सूर्य है वो बहुत ही बड़ा है और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। देखिए इसका जो पुलिंग फोर्स है, सन का जो पुलिंग फोर्स है, इससे ही हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर सौर मंडल है वो उसको बांधे रखता है। नहीं तो जो प्लैनेट्स हैं, अगर ये पुलिंग फोर्स इसमें नहीं रहेगा या फिर जो खिंचाव बल है वो अगर नहीं रहेगा, तो प्लैनेट्स जो इसके अराउंड अपने ऑर्बिट्स पे जो रोटेट करते हैं, वो रोटेट ना करके कहीं और जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं क्योंकि इसके पास अपना पुलिंग फोर्स है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा सूर्य है वो ऊष्मा और प्रकाश के लिए एकमात्र स्रोत है हमारे सौरमंडल का। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. फिर भी हमें उतनी ट्रिमेंडस हीट मतलब अत्यधिक जो तेज ऊष्मा है हमें फील नहीं होती, क्योंकि ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स, ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में मतलब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए जिस जैसे जैसे सूर्य से उनकी दूरी बढ़ती जाती है उस ऑर्डर में अभी हम लोग अपने प्लैनेट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पास में है मरकरी मतलब बुध, फिर है विनस, शुक्र, फिर है अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हम लोगों ने इसको डायग्राम में भी देखा था। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड तथा नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. देखिए जो ये सन है इसके चारों ओर जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं ये अपने पाथ पे फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लीजिए वीनस है और यहाँ पे ये मरकरी है तो वीनस अपना ये पाथ छोड़ के मरकरी के पाथ में आ जाएगा और यहीं पे रोटेट करने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये इसका जो इनके जो पाथ्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं और ग्रह जो है इन्हीं फिक्स्ड पाथ पे ही सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं और इन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। और देखिए जैसे जैसे प्लैनेट्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके जो एक कंप्लीट जो रोटेशन का जो टाइम है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मरकरी सबसे
तेज परिक्रमा पूरा करता है सूर्य का, उसके बाद उससे ज्यादा वक्त वीनस लेता है, फिर उससे ज्यादा वक्त अर्थ लेता है। ऐसे करते करते जो यूरेनस नेपच्यून है ये सबसे ज्यादा वक्त लेते हैं एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने के लिए। Mercury is nearest to the Sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. देखिए, बुध जो है, मरकरी जो है, वो सूर्य के सबसे नजदीक है और इसको केवल 88 डेज लगते हैं अपने ऑर्बिट पे सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. देखिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अर्थ ट्विन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वीनस यानी शुक्र। वीनस को अर्थ ट्विन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीनस का जो साइज है और जो शेप है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है पृथ्वी के। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। देखिए प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग होती है जहां पे कि ये डिसाइड किया गया प्लूटो या फिर दूसरे जो खगोलीय पिंड है जो रिसेंट पास्ट में डिस्कवर किए गए हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट या फिर बौने ग्रह कहा जाएगा क्योंकि इनके साइज जो है बहुत ही छोटे हैं नॉर्मल प्लैनेट से। परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द अर्थ। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के हिसाब से आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स। देखिए हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हमें ये पता था कि पृथ्वी बिल्कुल गेंद के शेप का है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चपटा है हल्का सा। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। दिस इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। इसीलिए पृथ्वी के शेप को जियोइड कहा जाता है। और जो जियोइड का जो मतलब होता है उसका मतलब ही होता है कि अर्थ लाइक शेप, मतलब पृथ्वी के समान आकार का। अगर हम लोग किसी प्लैनेट को जियोइड कह देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो जो प्लैनेट है वो बिल्कुल पृथ्वी के आकार का ही है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। देखिए जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं या फेवरेबल कंडीशंस है वो संभवतः केवल अर्थ पे ही पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी जो है ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। देखिए पृथ्वी के पास पानी है और वायु है। ये दोनों ही चीजें सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, एसेंशियल है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। देखिए वायु में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ जो है कि यूनिक प्लैनेट है, एक अद्भुत ग्रह है पूरे सौरमंडल में। इन्हीं कारणों से
पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। देखिए, अगर हम लोग आउटर स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं, मान लीजिए चांद पे गए हम लोग और पृथ्वी को देख रहे हैं, तो हमें नीले कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 भाग है, वो पानी से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। देखिए, मून का जो डायमीटर है या फिर व्यास है, वो पृथ्वी के व्यास के या डायमीटर के 1/4 है, मतलब 1/4 है या 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। हम चांद जो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, वो इस वजह से क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है दूसरे खगोलीय पिंड की तुलना में। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जहां पे कि हम लोगों ने सूर्य के बारे में देखा था, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, और यहाँ पे चंद्रमा सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। इसलिए जो चंद्रमा है हमें बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मान लीजिए ये अर्थ है, चंद्रमा इसका एक कंप्लीट चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. चंद्रमा जो है अपने एक्सिस पे एक स्पिन 27 दिन में पूरा करता है, और पृथ्वी के अराउंड एक चक्कर लगाने में भी उसको 27 दिन ही लगते हैं। इसी वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट, एक ही भाग विजिबल है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून्स सरफेस। चंद्रमा की सतह पर पहाड़ हैं, मैदान हैं और गड्ढे हैं। इन्हीं की वजह से चंद्रमा की सतह पर शैडोज या छाया बनते हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या उपग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं इनके बारे में। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। देखिए, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। देखिए, सैटेलाइट्स नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं, और जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं वो आर्टिफिशियल बॉडी होता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। इट इज डिजाइंड बाई साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है, ये साइंटिस्ट्स के द्वारा बनाया जाता है। क्यों? ताकि हम लोग यूनिवर्स के बारे में, मतलब अपने ब्रह्मांड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, या फिर कम्युनिकेशन पर्पज से भी बनाया जाता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इट इज कैरिड बाई अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देखिए, कृत्रिम उपग्रह को
रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी के चारों ओर, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट पे सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। फिर ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, फिर ये पृथ्वी के चक्कर लगाती है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, आईआरएस, एड्यूसैट एक्सेट्रा। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, आईआरएस, एड्यूसैट इत्यादि हैं। अब हम लोग एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। देखिए, जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन कुछ टाइनी बॉडीज भी होती हैं, मतलब छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। These bodies are called asteroids. इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने उस डायग्राम में भी देखा था। वे मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। Scientists are of view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. वैज्ञानिकों के अनुसार वो ऐसा मानते हैं कि जो एस्टेरॉयड है वो किसी ग्रह के भाग रहे होंगे, पार्ट रहे होंगे, जो कि बहुत सालों पहले एक्सप्लोड कर गया होगा या विस्फोट हो गया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटियोराइड्स, उल्कापिंड। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइड्स। देखिए, ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें मीटियोराइड्स कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। समटाइम्स दीज मीटियोराइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। मान लीजिए ये अर्थ है, कभी कभी कोई मीटियोराइड जो है वो पृथ्वी के करीब आ जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पृथ्वी की तरफ खींच जाता है और पृथ्वी पे गिरने लगता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। देखिए, जब ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तो वायु के घर्षण से, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और हमें ऐसे ही नेचुरली फॉर्म्ड फिर लेक्स देखने को मिलते हैं। Do you see a whitish broadband, like a white glowing path, across the sky on a cleary starry night? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये लाखों तारों का समूह होता है और इस बैंड को, इस पट्टी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है और इंग्लिश में आकाशगंगा को ही मिल्की वे कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सौर मंडल है, इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। देखिए, जो गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा है, उसमें करोड़ों की संख्या में तारे होते हैं और क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैस होता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। देयर आर बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसे बिलियंस गैलेक्सीज है, मतलब लाखों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगाएं हैं, जो कि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं।
इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो वैज्ञानिक है अपने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो मान लीजिए वो 2-3 स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पे ये एक स्टेटमेंट आपको दे दे, तो आप इसको याद रखिएगा कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस इन तीनों के चारों ओर छल्ले हैं या रिंग्स हैं। दीज आर बिल्ट ऑफ स्मॉल डेब्री। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes। ये जो रिंग्स हैं इनको पृथ्वी से देखा जा सकता है बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। Yet, even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो फ्रेंड्स, जियोग्राफी का पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।